बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि कंप्यूटर क्या है और उसके प्राइमरी पार्ट्स क्या हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डाटा प्रोसेसिंग और उसकी एग्जांपल तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमने टॉपिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग से हमने स्टार्ट करना है। तो जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का जो वर्ड है वो निकला है कंप्यूट से। तो कंप्यूट का से मुराद होता है कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे तो इसको मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूट से मुराद होता है कैलकुलेट करना, और कंप्यूटर से मुराद ऐसी चीज़ जो कि कैलकुलेशंस परफॉर्म करती है। ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा, स्पेशली चैप्टर नंबर 5 में आके, कि कंप्यूटर के अंदर सारे के सारे डिजिट्स होते हैं और उन डिजिट्स की मुसलसल कैलकुलेशंस ही परफॉर्म हो रही होती हैं। उन्हीं कैलकुलेशंस की बेस पे ही कंप्यूटर जो है वो वर्किंग कर रहा होता है। अब चाहे आप कोई पिक्चर व्यू कर रहे हैं, कोई सॉन्ग देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई गेम प्ले कर रहे हैं, देखने में तो हमें वो डिफरेंट नेचर के काम नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इंटरनल लेवल पे उसमें सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही होती है। और उन कैलकुलेशंस में से भी मोस्टली दो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, जो कि है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इन्हीं दो कैलकुलेशन से ही सारी की सारी कैलकुलेशंस मज़ीद आगे परफॉर्म होती हैं। तो बहरहाल हम आगे चलते हैं। कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड। क्या मतलब इसका? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको हिदायत दी जा सकती हैं। किस किस चीज़ की हिदायत दी जा सकती हैं, किस किस चीज़ की इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं? टू एक्सेप्ट डाटा, कि वो आने वाले डाटा को एक्सेप्ट करे, उस डाटा को प्रोसेस करे और उस प्रोसेसिंग के नतीजे में यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे और उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर ले, सेव कर ले, यानी उसके पास मेमोरी हो जिसके ऊपर डाटा जो है वो सेव हो जाना चाहिए। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मशीन जो उसके फ़िज़िकल पार्ट्स हैं, जो उसके देखे जाने वाले, जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन पार्ट्स को हार्डवेयर कहते हैं। और जो उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उसकी हिदायत हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज़ डायरेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर। ये जो भी इनपुट से आउटपुट तक जाने का जो काम है वो परफॉर्म होता है सॉफ्टवेयर की हिदायत में, लेकिन एक्चुअली वो किस जगह के ऊपर परफॉर्म होता है वो है हार्डवेयर, यानी मशीन के जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर परफॉर्म होता है। मसलन इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं इनपुट डिवाइस से, जो कि मोस्टली कीबोर्ड है या माउस है या फिर टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं, डिफरेंट से कंपोनेंट्स हैं जो कि उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और उसकी आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देते हैं वापस। या तो स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट मिल सकती है, या फिर स्पीकर के थ्रू हमें ऑडियो के फॉर्म में आउटपुट मिल सकती है, या प्रिंट के फॉर्म में हमें आउटपुट मिल सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अब उन कंपोनेंट्स के नाम कैटेगरीज़ की फॉर्म में लिखे हुए हैं कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। बेसिकली कंप्यूटर के एक्चुअली 4 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इनपुट डिवाइसेस, जो आपको टॉप पे नज़र आ रहे होंगे। नंबर 2 प्रोसेसिंग डिवाइसेस। नंबर 3 आउटपुट डिवाइसेस एंड नंबर 4 स्टोरेज डिवाइसेस। तो अब इन सबको हम बारी बारी देखते हैं। इनपुट डिवाइसेस में वो तमाम डिवाइसेस आ जाती हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट करते हैं। मसलन वो कीबोर्ड है, वो माउस है, वो आपके मोबाइल का टच स्क्रीन है। अच्छा जी, द डाटा दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। यहाँ से इनपुट की डेफिनेशन भी आ गई। तो एनीथिंग दैट इज़ गिवन टू कंप्यूटर, वो उसको हम इनपुट कहते हैं। मसलन आपने कीबोर्ड का कोई बटन प्रेस किया तो इसका मतलब हुआ कि आप अपनी डिवाइस को कोई डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो डाटा क्या हो गया? इनपुट हो गई। अब इनपुट को प्रोवाइड करने के लिए इनपुट डिवाइसेस यूज़ होती हैं, और वो डिवाइसेस जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइसेस क्या हैं? कीबोर्ड और माउस। उसके बाद आगे आ जाते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस के ऊपर। प्रोसेसिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके ऊपर डाटा की प्रोसेसिंग या उसकी कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं, जो कि एक्चुअली एक ही डिवाइस है और उसको कहते हैं प्रोसेसर या सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मदरबोर्ड के ऑलमोस्ट सेंटर के ऊपर मौजूद होता है। अभी मदरबोर्ड क्या चीज़ है, चैप्टर नंबर 5 में आप आके देखेंगे। मदरबोर्ड एक्चुअली वो सर्किट होता है, वो बोर्ड होता है जिसके ऊपर सीपीयू को अटैच किया हुआ होता है। द प्रोसेसर इज़ यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है जी, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। सीपीयू इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोसेसर
एक्चुअली क्या करता है, इसके ये इंटरप्रेट का मतलब होता है उनको एनालाइज करना, ठीक है, कि ये कौन सी इंस्ट्रक्शन किस चीज़ के बारे में है। ये इंस्ट्रक्शन वीडियो प्ले करने के बारे में है, या गेम खेलने के बारे में है, या कोई टेक्स्ट टाइप करने के बारे में है, या कोई पिक्चर एडिट करने के बारे में है, या किसी प्रोग्राम को ओपन या क्लोज़ करने के बारे में है। तो सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को खोल के चेक करता है कि ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शन है क्या। फिर चेक करने के बाद जब उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये इस पर्टिकुलर टाइप की इंस्ट्रक्शन है, तो फिर उस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करवा देता है। उसको कहते हैं एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हर कंप्यूटर के अंदर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लाजमी होना चाहिए। जिस तरह से बेटा इसकी एग्ज़ाम्पल जो इसको ऐसे रिलेट करते हैं, असल में कंप्यूटर है, ये जितनी भी मशीन्स हैं वो सारी की सारी इंसान ने बनाई हैं अल्लाह ताला की मखलूक़ात से इम्प्रेस होके। तो कंप्यूटर एक्चुअली अगर उसको हम गौर से देखें तो ये इंसान ने बनाया है, अल्लाह ताला की मखलूक, बेहतरीन मखलूक इंसान को देख के। जिस तरह से हर इंसान के तमाम बॉडी को, तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने दिमाग को बनाया है, इसी तरह से कंप्यूटर की जितनी भी सारी वर्किंग है उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर इस्तेमाल होता है, ठीक है। मज़ीद इसकी जो इंसान के साथ जो रिलेशन है वो मैं आपको फिर भी इंशाल्लाह मैं साथ साथ बताऊँगी। तो ये टॉपिक कंप्लीट करके फिर बताती हूँ। चलें जी, उसके बाद हम आ जाते हैं अब अपने इसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस को। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अच्छा जी, ये हो गया। मेन मेमोरी इज़ यूज्ड टू स्टोर द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर के साथ एक मेमोरी, टेम्प्रेरी मेमोरी अटैच की हुई होती है। याद रखें कि मेमोरी डिफरेंट तरह की होती है, कुछ टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, कुछ परमानेंट मेमोरी होती है। इसकी कैटेगरीज़ हमने पढ़नी है चैप्टर नंबर 5 में, वहाँ पे हम देखेंगे। तो कंप्यूटर को जब हम उसके सीपीयू को कोई डाटा प्रोवाइड करते हैं तो डेफ़िनेटली वो डाटा कहीं ना कहीं पे हमें रखना भी ज़रूरी है, किसी चीज़ में डाल के प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो वो जगह जहाँ पे हम डाटा रख के सीपीयू को प्रोवाइड करते हैं उसको हम मेन मेमोरी कहते हैं, उसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और उसी का नाम रैम भी है। आपने रैम का नाम सुना हुआ होगा। It is used to store input data before processing. It also stores processed data after processing until the data is sent to the output device. यानी जब प्रोसेसिंग के बाद जब डाटा हमें जो हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं वो रिज़ल्ट्स भी वापस मेन मेमोरी में ही जाते हैं, और तब तक मेन मेमोरी में पड़े रहते हैं जब तक कि हम उनको परमानेंटली स्टोर नहीं कर लेते, परमानेंटली सेव नहीं कर लेते। परमानेंटली सेव करने का मतलब ये है कि हम अपनी डिवाइस की मेमोरी के अंदर उसको सेव कर लें। जैसा कि अगर वो कंप्यूटर है तो हम उसकी किसी भी लोकल डिस्क CD, किसी भी जगह पे हम उसको सेव कर लें, और अगर हम मोबाइल में हम उसको सेव कर रहे हैं तो वो हमें हमारे किसी फ़ोल्डर में वो सेव हो जाए। आगे है, द मेन मेमोरी इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू CPU बट इट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट। मेन मेमोरी जो है वो CPU के बहुत ही साथ, बहुत ही करीब उसके मौजूद होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दोनों इकट्ठे एक ही सर्किट कहलाए जाएंगे, लेकिन नहीं, मेमोरी अलग चीज़ है, CPU अलग चीज़ है। उससे आगे आ जाती है जी आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस से पहले हम ये देखते हैं कि आउटपुट एक्चुअली क्या होती है। वो तमाम रिज़ल्ट्स, तमाम डाटा जो कंप्यूटर हमें प्रोसेसिंग के बाद प्रोवाइड करता है उसको हम आउटपुट कहते हैं, और वो तमाम डिवाइसेस जिनके ज़रिए हमें आउटपुट मिलती है उसको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर वगैरह वगैरह। तो मॉनिटर से मुराद स्क्रीन है, प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी आउटपुट देगा, और स्पीकर जो है हमें ऑडियो आउटपुट देंगे वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट है जी स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज एक्चुअली किसको कहते हैं? ऐसी जगह जहाँ पे हम डाटा को लंबे टाइम के लिए परमानेंटली सेव कर लें उसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, ठीक है जी। स्टोरेज यूजुअली रेफर्स टू द सेकेंडरी स्टोरेज। अब ये सेकेंडरी, मेन, प्राइमरी, ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी डिटेल हम चैप्टर नंबर 5 में जाके करेंगे। द मेन मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स टेम्परेरीली। ये जब भी हमने चेक किया था प्रोसेसिंग डिवाइसेस में, तो मेन मेमोरी जो है वो टेम्परेरी, मैंने आपको याद होगा मैंने वहाँ पे टेम्परेरी मेमोरी का लफ्ज़ यूज़ किया था। तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है। परमानेंटली से मुराद ये नहीं है कि हमेशा के लिए का पक्का ठप्पा लग गया डाटा का। परमानेंटली से मुराद ये है कि जब तक हम चाहें वो डाटा वहाँ पे स्टोर रहेगा,
चाहे हमारी डिवाइस बैटरी के बंद होने की वजह से बंद ही क्यों ना हो जाए, तो जब तक हम चाहें वो डाटा उसके ऊपर मौजूद रहेगा। जैसे आप ये देखें, आपके मोबाइल की बैटरी चाहे डेड हो जाए, लेकिन जो पिक्चर्स आपने बनाई होंगी, जो सॉन्ग्स, जो वीडियोस, ऑडियोज़, जितना भी डाटा आपके पास पड़ा होगा वो मौजूद रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो डाटा भी उड़ जाएगा। तो वो डाटा कहाँ पे स्टोर होता है? एक्चुअली सेकेंडरी स्टोरेज या परमानेंट स्टोरेज डिवाइस के ऊपर स्टोर होता है। Secondary storage is required to store data, information and programs permanently. The most common storage device are फ्लॉपी डिस्क। ये बेटा ये बुक पुरानी लिखी हुई है, तो फ्लॉपी डिस्क ये जिस ज़माने में यूज़ होती थी वो बहुत कई सालों की साल पुरानी बात है। आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है वो है हार्ड डिस्क, और मोबाइल फ़ोन्स में मेमोरी कार्ड्स भी आते हैं इसके अंदर, और इंटरनल मेमोरी भी आती है। ठीक है जी। एंड CD रोम, ये CDs वगैरह, CDs भी आजकल इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बारे में डिटेल से बताएं। एक्चुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है कि जिसके ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या नेटवर्क। जैसे आप देखें कि आजकल के ज़माने में कहीं पे भी अगर कोई वाक़या होता है, कहीं पे भी यानी वाक़या होने का मतलब कहीं पे भी कोई डाटा जनरेट होता है, तो वो डाटा बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप कर देते हैं, फेसबुक के ऊपर वीडियो लग जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुँच जाती है, बहुत जल्दी फैल जाती है। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग से मुराद कंप्यूटर तरह के डिवाइसेस, वो स्मार्टफोन्स भी हो सकते हैं, वो लैपटॉप्स भी हो सकते हैं, टैबलेट्स भी हो सकते हैं, कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? ये वो टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस को हाई स्पीड इंटरनेट कम्युनिकेशन लिंक से मुराद क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट लिंक्स के कम्युनिकेशन लिंक्स के साथ कंबाइन करके स्प्रेड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा देती है। द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। वो एक्चुअली क्या करते हैं? इनेबल पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। जब भी इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है तो कम से कम 2 कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्ट होना ज़रूरी है, जो कि जिनमें से एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। तो ये जो इंटरकनेक्शन है कंप्यूटर्स का एक दूसरे के साथ, इसी के ज़रिए ही इंफॉर्मेशन शेयर होती है। द कम्युनिकेशन लिंक्स आर ऑल्सो यूज टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड। ये जो कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, इससे मुराद हमारे इंटरनेट कनेक्शंस हैं। वो हमारा इंटरनेट कनेक्शन कोई सा भी हो सकता है, वो हमारा PTCL का ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो सकता है, हमारा मोबाइल डाटा भी हो सकता है, हमारा ईवो का कनेक्शन भी हो सकता है। यानी कोई भी इंटरनेट कनेक्शन जो होगा वो हम यूज़ करते हैं किस लिए? पूरी दुनिया में कम्युनिकेट करने के लिए। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज से मुराद क्या है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि विलेज किसे कहते हैं। विलेज का मतलब होता है, सीधी सी बात है, गाँव। तो गाँव में कोई भी अगर कोई बात हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी मामला हो, वो बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तमाम लोगों में वो बात फ़ौरन से फैल जाती है। मोस्टली गांव शहरों के मुकाबले में छोटे तस्वुर किए जाते हैं, तो जो जगह छोटी होगी वहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी फैल जाएगी। तो ग्लोबल विलेज पूरी दुनिया को कहने का क्या मतलब हुआ? तो उससे मुराद ये है कि पूरी दुनिया भी अब एक गांव तस्वुर की जाती है। यानी पूरी दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई डाटा जनरेट होता है, अगर वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी, चंद लम्हों में वो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाएगी। जैसे पहले होता था, किसी ज़माने में इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में बहुत वक्त लग जाता था, तो अब ऐसा नहीं है। चंद बटन्स के क्लिक करने में इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती है। It means that people living in the world know one another as if they are living in a village. ठीक है जी। तो इससे मुराद मतलब आपको समझ में आ गया होगा। It has become possible due to the fast communication links. ये जो फास्ट इंटरनेट कनेक्शंस हैं, इनकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ है। Information can be transferred from one place to another place easily and quickly. ये मैं आपको पहले भी बार बार बता चुकी हूँ। अब आगे देखें, इंफॉर्मेशन बहुत अहम किरदार अदा करती है हमारे ज़िंदगी के हर शोबे में। इंफॉर्मेशन कैन बी यूज़ टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ,
इसको हम ज़िंदगी का मयार बेहतर बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अब वो मिसाल के तौर पे क्या क्या बता रहे हैं। इफ़ अ पर्सन हैज़ द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिकल फील्ड, ठीक है जी, अगर मेडिकल फील्ड में किसी बीमारी के बारे में कोई लेटेस्ट रिसर्च है, ही कैन यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन टू क्योर डिफरेंट डिजीज़, तो वो उस रिसर्च को डिफरेंट बीमारियों का इलाज करने में यूज़ उसको किया जा सकता है। तो और वो इस तरह से होगा कि अगर वो दुनिया के किसी एक कोने में वो रिसर्च परफॉर्म हो रही है, तो दुनिया के किसी दूसरे कोने में वो रिसर्च आराम से शेयर कर दी जाएगी, बग़ैर किसी मसले के, बग़ैर किसी डिले के। अब आगे है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू बी अ पार्ट ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस। डिजिटल कन्वर्जेंस से क्या मुराद है? पहले हम कन्वर्जेंस लफ्ज़ का मतलब देखते हैं। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा होना, जमा होना एक जगह पे, ठीक है। आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, लेंसेज, दो तरह के लेंसेज होते हैं। एक कनकेव लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। तो जो इनमें से एक लेंस होता है वो कन्वर्जेंस करता है, दूसरा लेंस जो है वो लाइट की जो जितने भी बीम्स हैं उनको इकट्ठा करके एक पॉइंट पे लेके आता है, दूसरा जो है वो लाइट को फैला के डिफरेंट डायरेक्शन में फैला देता है। तो जहाँ पे वापस आते हैं कन्वर्जेंस से क्या मुराद है? कन्वर्जेंस से मुराद है इकट्ठा करना एक जगह पे। तो डिजिटल कन्वर्जेंस से मुराद क्या है कि डिजिटली यानी डिवाइसेस के ऊपर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। अब यहाँ पे देखते हैं, डिजिटल कन्वर्जेंस मीन्स दैट वेरियस इंडस्ट्रीज़ हैव मर्ज्ड इलेक्ट्रॉनिकली टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की बजाय हम कह दें तो कह सकते हैं कि वेरियस पीपल, डिफरेंट लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली यानी डिवाइसेस के ऊपर इकट्ठे हो गए हैं एक दूसरे के साथ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। मसलन हम व्हाट्सएप की बात करते हैं। व्हाट्सएप में अगर हम किसी एक पर्सन को मैसेज करते हैं तो हम कहेंगे कि हम सिर्फ एक पर्सन के साथ लिंक हैं, लेकिन जहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों का, मसलन फैमिली में कज़न्स का ग्रुप बना हुआ है, या जैसे आप लोगों के व्हाट्सएप पे कॉलेज के स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बने हुए हैं, या फिर अगर कोई वर्कर्स हैं, कोई जॉब होल्डर्स हैं तो उनके ऑफिस के इकट्ठे ग्रुप्स बने हुए होंगे। ये सिर्फ ये मैं तभी तो मैं सिर्फ व्हाट्सएप के ग्रुप्स की बात कर रही हूँ। इसी तरह से फ़ेसबुक के ऊपर भी डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद होंगे, हज़ारों लाखों की तादाद में ग्रुप्स मौजूद होंगे। इसके अलावा अदर प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे मौजूद हैं जिनके ऊपर सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों के ग्रुप्स जो हैं वो बनाकर उनको इकट्ठा किया जा सकता है, ताकि वो अपने आइडियाज़, अपने इंटरेस्ट, अपने रिसर्चेस, अपने इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करें। This merging is very important in modern world. The information can be transferred transferred in any form like text, photos, audios, videos वगैरह। ये आप में से तकरीबन तमाम बच्चे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते होंगे। आप में से सब ने पिक्चर्स सेंड की हुई होंगी। व्हाट्सएप के ऊपर किसी को पिक्चर सेंड करना वो डिजिटल शेयरिंग में आता है। किसी को आपने वॉइस मैसेज भेज दिया या कोई सॉन्ग भेज दिया, वो भी इसी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है। किसी को आपने कोई अपनी वीडियो बना के भेज दी, अपने कैमरे से कोई वीडियो बना के भेज दी, या किसी की तरफ से आई हुई वीडियो आपने फॉरवर्ड कर दी, वो भी शेयरिंग है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मॉडर्न सिनेरियो से मुराद क्या है कि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस हद तक पहुंची हुई है। सिनेरियो का मतलब होता है सूरत हाल, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या सूरत हाल है। तो मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉडन का मतलब होता है वसी कर देना। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत वसी कर दिया है किसको? बेस ऑफ कंप्यूटिंग को, कंप्यूटर के इस्तेमाल को, कंप्यूटर की वर्किंग को बहुत ज़्यादा वसी कर दिया है। कैसे? सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आ जाता है? फाइबर ऑप्टिक्स, ये इंटरनेट कनेक्शन का फास्टेस्ट टाइप है। मोबाइल फ़ोन्स जितने भी हमारे हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, फैक्स मशीन्स, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, मोबाइल के थ्रू अगर हम किसी कहीं से कोई ऑर्डर करके मंगवाएं, जैसे आजकल आप लोगों को पता होगा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है फूड पांडा से कुछ ना कुछ मंगवाया हो। तो फूड पांडा से अगर आप मोबाइल के थ्रू वो यूज़ होती है ना वो ऐप, तो फूड पांडा से अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करेंगे और आपको घर में बैठे अगर आपको मिल जाएगी तो वो आपने एम कॉमर्स आपने यूज़ की। ई कॉमर्स इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, अगर आपने अपने कंप्यूटर को यूज़ करके आपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर से आपने कोई चीज़ ऑर्डर की और आपके घर में आपको डिलीवर हुई तो वो ई कॉमर्स
उसको कहते हैं। ई कॉमर्स की जो दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल है, सबसे सक्सेसफुल मिसाल है, वो है Amazon.com। अब पाकिस्तान में ई कॉमर्स की जो मिसाल है, सबसे सक्सेसफुल मिसालें हैं, वो है Daraz.com और OLX.com, और इसी तरह की और भी बहुत सारी छोटी मोटी वेबसाइट्स होंगी, लेकिन ये 2 वेबसाइट्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होती हैं। चलें जी, अब आगे चलते हैं। द टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड अ मॉडर्न सिनेरियो ऑफ कंप्यूटर यूटिलाइजेशन। ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो हमें आजकल ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर को यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। जैसे ये हो गई ई कॉमर्स, अभी हमने जितनी पीछे सारी चीज़ों की बात की है। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस से मुराद होता है जहानत, आर्टिफिशियल से मुराद होता है नकली। तो नकली जहानत से मुराद क्या है? नकली जहानत से मुराद ये है कि हम किसी मशीन को इतना नॉलेज दे दें कि वो इंसान की तरह अकल जैसे हम करते हैं ना, अकल इस्तेमाल करना शुरू हो जाए। वो ऐसे बन जाए कि वो जैसे इंसान अपनी अकल इस्तेमाल करके कुछ डिसीजंस लेता है, वो इस तरह से काम करना शुरू कर दे। उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब यहाँ पे देखें इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज टू डेवलप मशीन्स विद ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ सच एज लर्निंग, सीइंग एंड हेयरिंग। ऐसी डिवाइसेस, ऐसी मशीन्स बना दी जाएं जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ हों कि वो इंसानों की तरह चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, सीखें, देखें और उसको सुने। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि एक मशीन ये काम कैसे कर सकती है? एक इंसान की बनाई हुई मशीन कभी भी इंसान की तरह काम नहीं कर सकती। हाँ, वो कुछ भी अगर काम करेगी वो इंसान का ही सिखाया हुआ होगा। अब एक मशीन को हम कैसे कह सकते हैं कि वो इंसान की तरह देखना शुरू कर दे? इससे मुराद ये नहीं है कि इंसान की तरह देख के वो फिर पूरा इंसान की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। इससे मुराद ये है कि अगर मशीन के सामने हम किसी ऑब्जेक्ट की पिक्चर रखें या डायरेक्ट कैमरे से उसको कुछ दिखाएं तो वो पहचान ले कि ये फ़लाना ऑब्जेक्ट है। मसलन हम ह्यूमंस हैं, हमारे सामने एक बिल्ली की पिक्चर होगी तो हमारे पास मेमोरी में ऑलरेडी बिल्ली की एक शक्ल मौजूद है, जो कि हमने बचपन से सीखी हुई है। हमें हमारे बड़े बहन भाई, अम्मी अबू सिखाते हैं कि बेटा ये देखो, ये बिल्ली है, ये डॉग है, ये चम्मच है, ये कप है। ये हमारी मेमोरी में ऑलरेडी चीज़ें डाली हुई होती हैं। जब वो चीज़ हमें दोबारा दिखाई जाती है, जब हमारी मेमोरी में आ जाती है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम उसको देखते हैं तो हमें पता होता है कि ये फ़लानी चीज़ है। मसलन अभी आपके हाथ में मोबाइल होगा तो आपको पता है कि ये आपके हाथ में मोबाइल है, कोई छड़ी या डंडा नहीं है, क्योंकि आपको इसके बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। हाँ, कोई ऐसी चीज़ अगर आप देखें जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी हुई, तो आपको उसका नाम नहीं आएगा। ठीक है जी। मसलन आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर पे या किसी इलेक्ट्रिक स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स पड़े होंगे, जिन कंपोनेंट्स को आपने कभी देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं, तो आपको नहीं पता होगा कि इसका नाम क्या है। तो सेम इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये करती है कि आप मशीन को किसी एक चीज़ के बारे में इतना नॉलेज दे देते हैं कि जब हम उसके बारे में कोई ऐसी कोई पिक्चर उसको दिखाएं तो उसको देख के पहचान जाएगी, आपको बता देगी कि ये फ़लाना ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। मसलन हम उसको किसी लायन की पिक्चर दिखाएंगे तो वो कहेगी ये लायन है, हम उसको बिल्ली की पिक्चर दिखाएंगे तो वो कहेगी ये बिल्ली है। तो मशीन सिर्फ इतनी ही इंटेलिजेंस जो है वो दिखा सकती हैं, इंसान की तरह इंटेलिजेंट कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है इंसान को, ना कि इंसान की बनाई हुई मशीन्स को। तो इंसान जो अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है, उसके आसपास कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। चलें जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वेब बेस्ड एप्लीकेशंस पे। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन से मुराद वो तमाम वेबसाइट्स और तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम इंटरनेट के थ्रू यूज़ करते हैं। अब इसमें ये देखें, यूट्यूब हो गई या ऑनलाइन गेम्स हो गई, कुछ भी चीज़ें इस तरह की हम इंटरनेट के थ्रू कुछ भी अगर हम चलाते हैं तो वो सारी की सारी वेब बेस्ड एप्लीकेशन आ जाती हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज़ अवेलेबल ऑन द वेब। वेब से मुराद इंटरनेट के ऊपर। द यूज़र कैन यूज़ इट बाई कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। ई कॉमर्स क्या है? प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट। ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ये जो OLX है, दराज है, अमेज़ॉन है, ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स में आती हैं। मोबाइल कॉमर्स क्या है? प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग मोबाइल फ़ोन। ये वही डेफिनेशन, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे ई कॉमर्स की डेफिनेशन है, उसको आप सिंपल एंड में चेंज कर दें। मोबाइल कॉमर्स इज़ अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर द मोबाइल फ़ोन। इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे है कंप्यूटर एनिमेशंस। कंप्यूटर एनिमेशन किसको कहते हैं? जितने भी कार्टून्स और जितने भी इस तरह की इमेजेस बनते हैं
एनिमेटेड मूवीज़ हैं, ये सारी की सारी कंप्यूटर्स के थ्रू बनती हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब क्या इसकी डेफिनेशन है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मूविंग इमेजेस यूजिंग कंप्यूटर्स। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ये थोड़ा सा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, तो जस्ट इसकी डेफिनेशन को आप देख लें। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रनिंग सिंगल टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स। तो अब आगे चलते हैं, मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स से मुराद पिक्चर्स, एनिमेशंस, ऑडियो एंड वीडियो प्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर। हाइपरमीडिया क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लिंक्स टू फाइल्स दैट कंटेन फोटोग्राफ्स, ऑडियोज़ एंड वीडियोज़, टेक्स्ट वगैरह वगैरह। तो बेटा ये जो लास्ट की जो 2 डेफिनेशंस हैं, इनको आप इतने डिटेल से ना करें, क्योंकि ये आप लोगों के लेवल की नहीं है। इससे ऊपर वाली जो डेफिनेशंस हैं वो आपने सारी करनी है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।